तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाज़ार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो बाज़ार में काफ़ी तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गिरावट के नंबर देखें तो वो करीब 1.8% है। अब इस गिरावट के रीजंस को भी हम लोग समझेंगे, बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आज के दिन जो गिरावट निफ्टी में हमें देखने को मिला है, इसके अलावा निफ्टी की बाकी इंडाइसिस में हमें कैसे देखने को मिली है और कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म किया है। बट इसको समझने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सेक्टर के बारे में कि कौन सा सेक्टर आज के दिन कितना पिटा है। ऑटो सेक्टर 2% से ज़्यादा पिटा है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर 2% से ज़्यादा गिरा है। एफएमसीजी 1.3%। निफ्टी आईटी स्टेबल है, अगर ये भी गिर जाती तो गिरावट और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता था। और एट द एंड अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो वहाँ पर भी 2% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। तो गिरावट हर बड़े सेक्टर में आज के दिन हमें देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़कर। आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल जाता अगर, तो निफ्टी 1.73% गिरी है ना, ये 2% से ज़्यादा गिर जाती, क्योंकि निफ्टी आईटी का बहुत अच्छा वेटेज है निफ्टी 50 में, इस वजह से। बाकी अगर हम गिरावट के रीज़न की बात करें तो दो ही रीज़न है। पहला रीज़न जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसके बारे में तो आप सुन ही रहे हैं, बट दूसरा चीज़ मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और वो दूसरा चीज़ ये है कि इंडियन रुपीज़ लगातार डॉलर के अगेंस्ट वीक होती जा रही है। अब देखो, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट के बारे में मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि उनके जो फैंस होते हैं उनको बुरा लग जाता है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। बट अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो मुझे गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा इंडिया के क्या है, जनता लोग जो हैं वो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से। अगर हम पाकिस्तान के करेंसी को इंडिया के करेंसी से कंपेयर करें, वॉर तो उनके लिए भी है, वॉर तो हमारे लिए भी है। इनफैक्ट वो तो वॉर लड़ भी रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। सॉरी, हम लड़ नहीं रहे हैं, मतलब हम वॉर तो देख रहे हैं। बट अगर हम करेंसी की बात करें तो पिछले एक साल में हमारा करेंसी जितना ख़राब परफॉर्म किया है उतना ख़राब पाकिस्तान का करेंसी भी परफॉर्म नहीं किया है। कहने को तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं, कर्ज़े पे डूबे हैं वो लोग, बट फिर भी अगर करेंसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस हमारी इंडियन रुपीज़ की हो रही है। और ऐसे परफॉर्मेंस अगर होगी, कैपिटल गेन टैक्स भी ज़्यादा होगा, भारतीय बाज़ार महंगा भी होगा, तो किस हिसाब से आप उम्मीद कर सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बाज़ार में इन्वेस्ट करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स, या फिर आपकी ही बात करें, आप किसी के सगे थोड़ी हैं कि अगर आपको कहीं नुकसान हो रहा है तो भी आप वहीं पर इन्वेस्ट करोगे, ऐसा थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए गवर्नमेंट को। डॉलर लगातार स्ट्रांग हो रहा है, या फिर हम रुपीज़ को बोल सकते हैं लगातार नीचे जा रहा है। कैपिटल गेन टैक्स आप घटाने का नाम नहीं ले रहे हो, तो अगर आप सिर्फ खुद का जेब भर रहे हो तो कहीं ना कहीं सवाल आप ही से पूछा जाएगा, अपोजिशन से इस पर पूछा नहीं जाएगा। और आपको अगर मेरा बहुत बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट जो सिचुएशन है वो सिचुएशन गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली इग्नोर कर रखा है, ये मैं बोलूँगा। और ये आपको बोलना पड़ेगा या फिर आपको मानना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं मानोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम की बात है भाई। और मुझे सबसे ज़्यादा डराने वाला यही चीज़ लग रहा है, जो रुपीज़ लगातार डॉलर के अगेंस्ट वीक होता जा रहा है। इस बेसिस पे बाज़ार में फॉरेन इन्वेस्टर्स की वापसी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो ये है कि ट्रंप ने फिर से डिले कर दिया है ईरानियन एनर्जी सेक्टर पे जो अटैक करने का उनका फ़ैसला था उसको। पहले उन्होंने 5 दिन डिले किया था, अभी उन्होंने 10 दिन कर दिया है। फिर से ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि हम काफ़ी अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ सीज़ फायर को लेकर, इस वजह से ये अटैक्स हम लगातार डिले कर रहे हैं। उधर से ईरान लगातार क्लेम कर रहा है कि ये सारी चीज़ें तो हो ही नहीं रही है। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नीचे रखने के लिए ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। अपने ट्रूप्स को ईरान में भेजने के लिए उनको टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ों की वजह से ही वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अदरवाइज़ उनकी कोई भी ऐसी बातचीत ईरान से हुई ही नहीं है। देखो, पहली बार जब ये न्यूज़ हमें सुनने को मिला था तब बाज़ार ने काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया था, बट ईरान की स्टेटमेंट के बाद ये न्यूज़ को बाज़ार ने वैल्यू तक नहीं दिया है, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कोई गिरावट देखने को मिली ही नहीं है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल का प्राइस 1.73% और ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसको बाज़ार बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रही है, ये भी हम मान सकते हैं। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर कोई और अपडेट आएगी तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। अभी जो अपडेट की वजह से बाज़ार डिस्टर्ब है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा।
ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। आज के दिन वारी एनर्जीज का परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हमें देखने को मिला, गिरावट कंपनी में देखने को मिली और इसके रीजंस भी हैं और रीजंस भी काफ़ी बड़े हैं। बट सबसे पहले वारी एनर्जीज से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो कि हाल ही में हमें सुनने को मिला था। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ यहाँ पर ये थे कि वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है जो कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ में काम करती है, उसको वारी एनर्जीज के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था 3,900 करोड़ का कैपेक्स। किस लिए भाई? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए। और इस वजह से ये कंपनी के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये बन जाती है। बाकी अगर हम आज के दिन की न्यूज़ की बात करें तो आज के दिन की न्यूज़ वारी एनर्जीज से रिलेटेड पर्सनल तो नहीं है, बट हाँ जो भी कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है उसके लिए ये न्यूज़ अच्छी नहीं है। न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल कर सकती है, अभी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, सुनने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है अप टू 7 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर। किस लिए भाई? क्योंकि उनके हिसाब से डिमांड जो है उसको मीट करने के लिए सप्लाई उससे कई ज़्यादा है। सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि अगर आप एक प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जा रहे हैं, उसको ख़रीदने के लिए कोई है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचोगे नहीं। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो सिंपल भाषा में यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट 6 से लेकर 7 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर को कैंसिल कर सकती है। 42 गीगावाट के टेंडर ऐसे हैं जिसको अभी के टाइम पे कोई बायर्स नहीं मिल रहा है, तो 42 में से 6 से 7 गीगावाट तक का टेंडर गवर्नमेंट हो सकता है कि कैंसिल करती हुई नज़र आ जाए। बायर्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो टेंडर्स ये रिलीज़ करेंगे उसको ख़रीदने के लिए कंपनीज होनी चाहिए, और वो कंपनीज अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट टेंडर क्यों इंट्रोड्यूस करेगी अपने नुकसान के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ये दिखा रही है कि अभी अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें तो उसमें एक मिसमैच सिचुएशन देखने को मिल रही है, और यही मिसमैच सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है 6 से 7 गीगावाट तक का टेंडर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन बाजार जो इतना भयंकर गिरी है, इसका एक क्रेडिट आप रिलायंस को भी दे सकते हो, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज बाजार में काफ़ी ज़्यादा है, और रिलायंस जैसी कंपनीज अगर एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 4 पोर्शन तक टूट जाए तो पॉसिबल ही नहीं है कि बाजार उस दिन अच्छा परफॉर्म कर दें। तब पॉसिबल है कि निफ्टी की जो बाकी कंपनीज़ हैं हाई वेटेज वाली, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाए, बट ऐसा होता नहीं जनरली। रिलायंस जैसी कंपनीज अगर 4% गिर रही है तो छोटी मोटी न्यूज़ के बेसिस पे नहीं, हाईली नेगेटिव न्यूज़ के बेसिस पे ही गिरती है। और आज के दिन 4% की गिरावट हुई है, उस गिरावट की वजह से इन्वेस्टर्स का 82,000 करोड़ का वेल्थ वाइप आउट हो चुका है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि विंडफॉल टैक्स फ्यूल के एक्सपोर्ट पे वापस आ चुका है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो, गवर्नमेंट ने री इंट्रोड्यूस किया है विंडफॉल टैक्स ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट, यानी कि जो फ्यूल एक्सपोर्ट होता है उस पर गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स लगाने वाली है। ये पहले लगा करता था, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया था, बट वापस से उसकी एंट्री हो चुकी है ताकि डोमेस्टिक डिमांड्स को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड्स के लिए सप्लाई में कोई इश्यूज़ ना हो। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है 21.5 रुपये पर लीटर ऑन डीजल एक्सपोर्ट, 29.5 रुपये पर लीटर ऑन एविएशन फ्यूल एक्सपोर्ट। ठीक है, यानी कि 1 लीटर का जो फ्यूल आप एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर 21.5% का टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, और 29.5 रुपीज़ टैक्स लगाएगी पर लीटर एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट पे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज इससे क्यों परेशान है भाई? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर है, या फिर बोल सकते हैं फ्यूल एक्सपोर्टर है अपनी जामनगर रिफाइनरी से। और ये सारी चीज़ों से उनको क्या होगा? उनको ये होगा कि ग्लोबल प्राइस से जो उनको हाई मार्जिन्स मिलता था वो अब इनको नहीं मिलेगा, और इन सारी चीज़ों की वजह से जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो कंप्रेस हो जाएंगे, यानी कि आने वाले कल में कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और मेनली ये वो सेगमेंट है जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 50% कंट्रीब्यूट करता है।
यानी कि O2C सेगमेंट, और इसके EBITDA अगर प्रेशर में आएंगे तो कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें भी एक प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इतना बुरा आपको पिटती हुई दिखी थी। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें तो चलो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी सप्लाई इश्यूज़ हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें की हैं। बट अगर सप्लाई इश्यूज़ आगे चलकर कूल डाउन हो जाए तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को वापस भी ले सकती है, तो वो रिलायंस के लिए एक अच्छी खबर हो जाएगी। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मार्केट की अपडेट, स्टॉक की अपडेट, एंडिसेस सभी कुछ आपको मिलती है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। KPI ग्रीन की दोस्तों बात करें तो हाल ही में इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जिस कारण KPI ग्रीन के शेयर में 5% की तेज़ी भी हमें देखने को मिला था। न्यूज़ क्या था भाई? तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कि KPI ग्रीन का जो पोर्टफोलियो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है हमें, और इनका जो टोटल एनर्जिजाइज्ड कैपेसिटी है वो 965 मेगावाट तक जा चुका है। ये एक काफ़ी अच्छी बात है इनके IPP सेगमेंट के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट के लिए और उनके पोर्टफोलियोज़ के लिए। तो बेशक ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप KPI ग्रीन के इन्वेस्टर हो तो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।